क्लास 9 में आज का हमारा हिस्ट्री का विषय रहेगा चैप्टर नंबर 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। जैसा कि हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में जिस प्रकार से स्वतंत्रता और समानता के विचारों ने यूरोप में प्रचार और प्रसार किया, तो सामाजिक परिवर्तन की मांग। अब इसमें हम देखते हैं कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद पूरे यूरोप में सामाजिक परिवर्तनों की मांग उठने लगी, और जैसे जैसे सामाजिक परिवर्तनों की मांग उठने लगी, कुछ अनेक नए नए समूह उभर करके सामने आने लगे। समाज में जो जो परिवर्तन होते गए, उन्होंने राजनीतिक तौर तरीकों को भी बदला, क्योंकि उस समय यूरोप की जो दशा थी वो सारी की सारी तानाशाही प्रणाली पर आधारित थी। तो सामाजिक परिवर्तन की मांग के लिए कुछ राजनीतिक समूह आगे आए, जिनमें हम आज पढ़ेंगे उदारवादी, दूसरे रेडिकल्स और रूढ़िवादी। जब हम समाज में उनके परिवर्तन को देखते हैं, तो कोई न कोई राजनीतिक दल, विचारक उनकी मांगों को या जनता के समूह की सारी मांगों को राजा के सामने रखता है या एक जन समूह के सामने रखता है। तो ये जो रूस की क्रांति थी, उसके लिए भी कुछ रूपरेखाएं बन रही थी, जिनमें उदारवादी चाहते थे कि सभी धर्मों को समान रूप से या बराबर से, समान रूप से या बराबर से उनको अधिकार मिले, क्योंकि उस समय चर्च की मान्यता थी, चर्च की प्रधानता थी। इसके साथ साथ उदारवादी ये चाहते थे कि पूरे समाज में वंश आधारित जो परंपरा है, उस पर शासन व्यवस्था समाप्त हो। इसके अतिरिक्त उदारवादी चाहते थे कि व्यक्ति विशेष या व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए अधिकारों की पूर्ति हो। अधिकारों की मांग रखी इन्होंने, अधिकारों की मांग रखी। इसके अतिरिक्त उदारवादी ये चाहते थे कि सभी को वैश्विक मताधिकार ना मिले, सबको वैश्विक मताधिकार नहीं मिले। रेडिकल्स दूसरे नंबर पर आए। रेडिकल्स या समाज का जो दूसरा सोचने वाला तबका है, रेडिकल्स ये चाहते थे कि सभी को समान रूप से मताधिकार मिले, क्योंकि इनमें बहुत से तो ऐसे लोग शामिल थे जो नारीवादी थे या जो मताधिकार को पूर्ण रूप से देश में लागू करवाना चाहते थे। रूढ़िवादी वो लोग थे जो प्राचीन सोच के थे, आमूल परिवर्तन चाहते थे, ज्यादा परिवर्तन नहीं चाहते थे। वो ना रेडिकल्स की सोच में विश्वास रखते थे, ना उदारवादियों की सोच में विश्वास रखते थे। लेकिन समय के साथ रूढ़िवादी भी चाहने लग गए थे कि कुछ परिवर्तन होने चाहिए, कुछ परिवर्तन आने चाहिए। तो ये एक प्रकार के सामाजिक सोच का जो तबका है, जो पार्ट है, वो समूह के रूप में उभर रहा था। इसके अतिरिक्त जब दूसरे नंबर पे हम पढ़ते हैं, तो इसमें हम पढ़ते हैं कि अर्थव्यवस्था किसी भी देश की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से जा रही है, अर्थव्यवस्था
कैसी कंडीशन में है, किस माहौल में वो गुजर रही है। उस समय लगभग यूरोप की जो आर्थिक दशा थी वो बहुत दयनीय थी। नंबर 3, अब आता है कि एक नई विचारधारा की सोच, समाजवाद। अब समाजवाद का अर्थ है कि समाज के जो सभी तबके हैं उनको समान रूप से संसाधनों पर अधिकार मिले, उनको स्वायत्ता मिले। ये जो प्रक्रिया है, समाजवाद जो शब्द है, ये पूंजीवाद का विरोधी है। ये व्यवस्था पूंजीवाद के विरुद्ध थी। पूंजीवाद के विरुद्ध थी। अब आते हैं इसमें कि भाई प्रथम विश्व युद्ध। देखो, अब चैप्टर को हम शुरू करते हैं। ये एक इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध और जार का शासन। जब हम देखते हैं कि रूस की परिस्थितियां 1914 के माहौल में क्यों इस प्रकार से बिगड़ी कि जार का शासन है ना, वो पतन हो गया, उसका एंड हो गया। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से आरंभ हुआ, 1918 तक जारी रहा। प्रथम विश्व युद्ध में हम देखते हैं कि सत्ता के 2 केंद्र बन गए। एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की। जबकि दूसरी साइड कौन कौन थे? दूसरी साइड रूस, फ्रांस और ब्रिटेन। इनके बीच में उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद को लेकर के, अपने हितों को लेकर के या अपने साम्राज्य को और ज्यादा विस्तृत बनाने के लिए एक बहुत बड़े क्षेत्र पर जन धन की हानि हुई। उनको प्राप्त करने में लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई और उसका जो प्रभाव था, प्रथम विश्व युद्ध का जो प्रभाव था, वो पूरे विश्व पर इसका प्रभाव पड़ा। इसलिए इस युद्ध को प्रथम विश्व युद्ध कहा गया कि इस युद्ध का बहुत बड़े लेवल पर प्रभाव पड़ा। अब देखते हैं कि भाई रूस में किस प्रकार की व्यवस्था थी कि 1905 से पहले रूस की दशा। तो हम पढ़ेंगे इसमें सामाजिक दशा, सामाजिक दशा में पहली बात आती है कि समाज में पुरुषों की प्रधानता थी। समाज में महिलाओं को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं थे, एक बात। दूसरी बात, समाज की जो ताना बाना था, समाज का जो ताना बाना था, वो सारा का सारा कुलीन वर्ग और पूंजीपति वर्ग के पास था, पूंजीपति वर्ग के पास था। दूसरा, इसमें जो राजनीतिक दशा है, उसके दौरान ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे कि भाई रूस की जो राजनीतिक दशा थी वो किस प्रकार से या किस दिशा में जा रही थी। तो इसमें हम देखेंगे कि भाई रूस का जो शासन था, शासक था, वो जार निकोलस द्वितीय था।
रूस का शासक जार निकोलस द्वितीय था और वो तानाशाह शासक था, तानाशाह शासक था। उसको जनता के आम हितों से कोई लेना देना नहीं था। इसके अतिरिक्त दूसरा, उसकी पत्नी का नाम जारीना था। वो एक अयोग्य साधु रेस्पुटिन या रासपुटिन के प्रभाव में थी। रासपुटिन के प्रभाव में थी और रासपुटिन जो संत है, इस संत का शासन में बहुत ज्यादा इंटरफेयर था, बहुत ज्यादा प्रभाव था। तीसरा, नौकरशाही बेलगाम थी, नौकरशाही बेलगाम थी। अधिकारी अयोग्य थे, वो पैसे के बल पर प्रशासन को चलाते थे, या हम ये कहें कि उस समय लोगों से इस प्रकार की धन की अवैध वसूली की जाती थी जिससे कानून का कोई भी पालन नहीं होता था। नंबर 4 कि भाई राजनीतिक दशा, ड्यूमा का कोई विशेष योगदान नहीं था, उनकी कोई सुनवाई नहीं थी। इसके अतिरिक्त अब इसमें आता है आर्थिक दशा। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे राजनीतिक दशा है उसी की तरह आर्थिक दशा इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमने सामाजिक दशा में पढ़ा है कि समाज में महिलाओं का इतना सम्मान नहीं था। किसान बेचारा कुलीन वर्ग और पूंजीपति वर्ग की जमीन पर काम करता था। सारी की सारी जो सामाजिक दशा है उसका ताना बाना इस प्रकार से फैला हुआ था कि समाज का जो निचला वर्ग है, जो निचला तबका है, उसके पास कोई भी अधिकार नहीं था या उनके अधिकारों के साथ खिलवाड़ होता था। आर्थिक दशा, अब देखते हैं इसमें कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आर्थिक दशा, जैसा कि ऊपर बताया गया है कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। अगर हम बात करें 1905 की, तो सब जानते हैं कि 1904-05 में जापान जैसा एक छोटा सा देश है जिसने रूस को पराजित कर दिया, जिससे जार निकोलस द्वितीय की कमजोरी जनता के सामने आ चुकी थी। तो आर्थिक दशा, पहली बात, रूस अपने आप में एक बड़ा विशाल क्षेत्र है, रूस अपने आप में एक विशाल क्षेत्र है, लेकिन फिर भी वो उस साम्राज्यवादी दौर में ज्यादा से ज्यादा अपने उपनिवेश स्थापित करना चाहता था। इस दौड़ में वो युद्धों में उलझ गया। जार निकोलस द्वितीय ने सरकारी राजकोष की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और आर्थिक दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई। पहली बात तो ये कि आर्थिक दशा बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। दूसरा पार्ट कि आर्थिक दशा खराब होने के पीछे दूसरा रीजन था कि जो पूंजीपति वर्ग है, जो पूंजीपति समुदाय है, उन्होंने संस्थाओं का अपने हित के लिए प्रयोग किया। उन्होंने महिलाओं की, पुरुषों की या बच्चों की, जो उनके मजदूरी करते थे, उनके समय, घंटे कोई निश्चित नहीं थे, उनको एक प्रकार से ये कहें कि उनका शोषण किया जाता था। तो आर्थिक दशा बिल्कुल खराब हो चुकी थी और ज्यादा से ज्यादा धन पूंजीपति, कुलीन वर्ग, जमींदारों और संपन्न किसानों के पास जमा होने लग गया था, जबकि दिन प्रतिदिन राजकोष पर खर्चा बढ़ता जा रहा था। अब आते हैं कि यूरोप में समाजवाद का प्रवेश। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका कि यूरोप में समाजवाद का प्रवेश कैसे हुआ। यूरोप में समाजवाद का प्रवेश 1865 के आसपास से आरंभ हो गया था, लेकिन वो कहीं भी अपनी सरकार बनाने में सफल नहीं हो रहे थे। यूरोप में इंग्लैंड का एक प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान रॉबर्ट ओवेन,
या एक फ्रांसीसी दार्शनिक, उन्होंने समाजवाद के लिए ज्यादा अनेक प्रकार के लेख लिखे, लोगों को प्रोत्साहित किया, लेकिन समाजवाद के प्रयोग में कार्ल मार्क्स का योगदान बहुत बड़ा था। कार्ल मार्क्स ने समाजवाद को इस प्रकार से परिभाषित किया कि जनता में उसका एक उचित सा संदेश गया। सबसे पहले रूस में 1898 में समाजवाद के रूप में पार्टियां बनने लगी। इसी प्रकार से जब 1905 का दौर आया तो मजदूर आंदोलन करने पर उतारू हो रहे थे। इसी समय एक घटना घट गई जिसको 1905 की रूसी क्रांति कहा जाता है। 1905 की रूसी क्रांति। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। इसमें हम देखते हैं कि 1905 में रूस में जो सामाजिक माहौल था वो बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। मजदूर दिन प्रतिदिन हड़ताल करने पर उतारू हो रहे थे। इसी समय के दौरान रूसी श्रमिक सभा के कुछ कर्मचारी कंपनी से निकाल दिए जाते हैं। तो 2 से 3 दिन के बाद या 2 से 4 दिन के बाद कुछ लोग अपना समय घटाने के लिए, कंपनियों में या कारखानों में समय घटाने के लिए, उचित कार्य दशा प्रणाली के लिए एक आंदोलन करते हैं। उस आंदोलन का नेतृत्व एक पादरी गैपान करता है। गैपान जब उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा होता है तो उस साधारण जनता पर या लोगों पर भीड़ पर गोलियां चलाई जाती हैं और उस भीड़ में 100 निहत्थे लोगों पर गोलियां लगती हैं जिनसे उनकी जान चली जाती है। इस घटना को रूस में खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है और यहीं से ही 1905 की रूसी क्रांति आरंभ होती है। 1905 की जब रूसी क्रांति का एक बड़े पैमाने पर भार, चाहे वो सेंट पीटर्सबर्ग हो या लेनिनग्राड हो, उन प्रदेशों में जब इसकी गूंज जाती है तो ये पूरे प्रदेश में फैल जाती है और जार निकोलस द्वितीय ड्यूमा का गठन करने के लिए मजबूर हो जाता है। ड्यूमा का गठन करता है। रूसी संसद में जब वो परिषद बनती है तो 3 ड्यूमा का गठन होता है। एक 3 महीने के लिए होता है, एक लगभग 70 से 75 दिन के लिए होता है। तो ड्यूमा भी जार के अधीन ही रहती है। इतना इसमें ज्यादा स्वायत्ता का अर्थ नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा जब हम इसमें देखते हैं कि जब ड्यूमा का गठन हो जाता है उसी समय के दौरान प्रथम विश्व युद्ध के बाद की जो घटनाएं घटती हैं उसमें अक्टूबर क्रांति, या हम रूसी कैलेंडर के अनुसार कहें तो फरवरी क्रांति या अक्टूबर क्रांति, जिसका नाम 1917 की रूसी क्रांति। फरवरी में जो क्रांति घटती है तो सबसे पहले एक बात मेन आती है कि रूस में दल कितने होते हैं। रूस में 2 दल होते हैं, बोल्शेविक और मेंशेविक। बोल्शेविक दल का मुखिया व्लादिमीर लेनिन होता है और लेनिन निर्वासित जीवन जी रहा होता है, लेकिन उस समय वो रूस में आता है और वो जनता के हितों को, जनता की मांग को राजा के सामने रखता है और वो राजा से कहता है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, प्रथम विश्व युद्ध से हमें हट जाना चाहिए और जमीन मजदूरों को सौंप देनी चाहिए। ये जो 3 चीजें हैं ये अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि
लेनिन कौन था और उसकी अप्रैल थीसिस क्या थी। तो हम पढ़ते हैं इसमें कि लेनिन ने 3 मांगे रखी हैं। एक, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाना चाहिए। नंबर 2, रूस को युद्धों से हट जाना चाहिए। नंबर 3, हमें जो सारी की सारी जमीनें हैं वो किसानों में समान रूप से बांट देनी चाहिए। और इन बातों का प्रभाव पूरे रूस पर पड़ता है, जिससे जनता आंदोलन करती है और वो जार को गद्दी से हटा देती है। इसके बाद अंतरिम सरकार का गठन होता है। अंतरिम सरकार का मुखिया ट्रांस्की, या हम कहें कि दूसरे शब्दों में बड़ी क्लासेस के अकॉर्डिंग क्रेंस्की, उसको उसका मुखिया बनाया जाता है। लेकिन जनता इतने में खुश नहीं होती है, जनता इतने में खुश नहीं होती है और वो डिमांड करती है कि इस सरकार को भी उखाड़कर फेंक दिया जाए। तो रूस का जो बोल्शेविक दल है उसको रूसी साम्यवादी पार्टी के रूप में स्थापित कर दिया जाता है और उसका अंतरिम मुखिया या उसका मुखिया व्लादिमीर लेनिन को मान लिया जाता है। अब हम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं कि रूसी क्रांति हो गई। रूस में समाजवाद में पहली बार सरकार 1917 में बन गई, लेकिन इसके प्रभाव क्या पड़े हम जानते हैं, हम पढ़ते भी हैं कि भारत में राजा राम मोहन राय जैसे विद्वान फ्रांस से, रूस से, फ्रांसीसी क्रांति से, उनके लेख इस प्रकार से मिले हैं। जैसे इसमें हम उदारवादी रेडिकल्स और रूढ़िवादी विचारों से प्रभावित थे। इसमें हम पढ़ेंगे लास्ट में कि रूसी क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा। रूसी क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा कि 1917 की रूसी क्रांति के बाद क्या क्या परिवर्तन आए। तो इसमें हम देखते हैं कि 1917 की रूसी क्रांति के बाद सबसे पहला परिवर्तन क्या आया कि जो अयोग्य सरकार थी या जो निकम्मी सरकार थी, तानाशाही सरकार थी, उसका अंत हो गया। जार निकोलस जारों का जो शासन है वो समाप्त हो गया। दूसरा पॉइंट, चर्च जो पहले शिक्षा का अधिकार रखता था उससे शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया और शिक्षा का दायित्व किसके पास चला गया या उत्तरदायित्व किसके पास चला गया? सरकार के पास। नंबर 3, जितने भी पदवियां थी, जितने भी सामंती अधिकार थे वो समाप्त कर दिए गए। कुलीन वर्ग से, जमींदारों से, साहूकारों से वो जमीनें छीन ली गई और किसानों में बांट दी गई। बड़े घरों को या राजमहलों को, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को, इमारतों को जनता के लिए या मजदूरों को रहने के लिए दे दिया गया। इसके अलावा रूसी क्रांति का केवल रूस पर ही प्रभाव नहीं पड़ा, पूरे विश्व पर भी प्रभाव पड़ा। इसमें पूरे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा कि रूस में जो समाजवाद का गठन हुआ था वो एक प्रकार से पूंजीवाद का विरोध, जो सोवियत होती हैं, जो रूस की स्थानीय स्वशासन इकाइयां या परिषद थी, उनकी जो स्थापना हुई थी, उनकी देखा देखी पूरे विश्व में समाजवादी या समाजवाद का प्रचार और प्रसार हुआ, कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन हुआ और जहां तानाशाही थी वहां इस प्रकार की सत्ता स्थापित होने लगी। दूसरा, रोटी, कपड़ा और मकान जो जरूरत की चीजें थी उनका महत्व बढ़ गया, श्रम का महत्व बढ़ा, मजदूरों की दशा में सुधार आया। मजदूरों ने हर जगह अपने हितों के लिए ट्रेड यूनियन और अनेक प्रकार के संगठन बनाए। पूरे विश्व में ही इसका प्रचार और प्रसार हुआ। दूसरा, रूसी क्रांति के कारण ही आने वाले कुछ वर्षों में रूस पर दुनिया का एकमात्र ऐसा देश रहा रूस जिसके ऊपर आर्थिक मंदी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। अब इसमें हम चैप्टर में सबसे लास्ट में पढ़ेंगे कि सामूहिक एकीकरण का कार्यक्रम। ये सबसे लास्ट पार्ट है इसका कि सामूहिक एकीकरण क्या था। सामूहिक एकीकरण 1927-28 का दौर सामूहिक एकीकरण की ये कार्यक्रम की डिमांड इसलिए बढ़ी क्योंकि वहां चारों तरफ उस समय रूस में अनाज की कमी हो गई थी। 1927-28 के दौर में जब अनाज
की मांग बढ़ रही थी और अनाज की मात्रा कम थी, तो उस दौर में सामूहिक एकीकरण का फैसला स्टालिन ने लिया। जब स्टालिन ये फैसला लेना चाह रहा था तो उस समय कुछ कुलक थे। कुलक का मतलब होता है संपन्न किसान। वो कुलक लोग अपने पास भंडार गृह में अनाज को जोड़ करके रखते थे या उनका भंडारण करते थे, जिससे आम पब्लिक को या उन लोगों को वो जमीन से जो पैदावार होती थी वो निर्धन से निर्धन या जरूरतमंद के पास नहीं पहुंच पाती थी। इसलिए रूस के साम्यवादी समर्थक लोगों ने उनके ऊपर रेड शुरू की, कुलकों पे रेड शुरू की। लेकिन किसान सामूहिक खेतों पर खेती करने के लिए संतुष्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं कि रूस में किसानों के पास जो जमीन या जोतों का जो आकार था वो छोटी थी, लेकिन स्टालिन ने अपने नेतृत्व में उनको खुला खेत बना दिया, लेकिन किसान उसके ऊपर काम करने का इच्छुक नहीं था। और इस प्रकार से ये जो सामूहिक एकीकरण का जो प्रयास है खेती के लिए, वो सफल नहीं हुआ।